रामपुर नाम के गांव में माधव अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। माधव के हालात बहुत ही खराब थे। दोनों पति पत्नी बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाया करता था और लोगों के भी छोटे मोटे काम किया करता था। उसके बदले में उसे पैसे मिलते थे, उसमें ही वह अपना घर का गुजारा कर रहा था। गरीब होने के बावजूद भी माधव अपने घर पर आए हुए भिक्षुक को कभी खाली हाथ विदा नहीं करता। उन्हें भोजन अवश्य देता था। माधव का ईश्वर पर बड़ा विश्वास था। जितना भी समय मिल पाता वह ईश्वर की भक्ति में लग जाता। वह रोज मंदिर जाया करता था। भिक्षाम देहि। सुनिए जी, बाहर एक बाबा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। क्या करूं? कहां से दे दूं? आज आटा बहुत कम बचा था। मैंने सोचा हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। एक काम करो सरिता, तुम उन्हें मेरी हिस्से की रोटियां दे दो। तुम जानती हो ना सरिता, आज तक हमारे दरवाजे पर जो भी आया है उससे मैंने कभी बिना कुछ दिए जाने नहीं दिया। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते कि कब कौन सा मेहमान ईश्वर के रूप में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आखिर मेहमान भी ईश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। जी ठीक है, मैं उन्हें भोजन दे देती हूँ। सरिता बाबा को भोजन दे देती है। कहीं बाबा भूखे ना रह जाए, इसलिए सरिता अपने हिस्से बाबा को परोस देती है। बाबा वह भोजन पाकर बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। माधव जमींदार के यहाँ मजदूरी के लिए जाता है और मजदूरी के नाम पर जमींदार उसे आधे ही पैसे देता है। जमींदार जी, ये तो आधे ही पैसे हैं। इतने पैसों में क्या होगा? जमींदार जी, मेरे घर का राशन खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, कृपया मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। माधव, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मुझे बाकी के मजदूरों को भी पैसे देने हैं। तुम्हारे बचे हुए पैसे मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे पूरे पैसे चाहिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें पूरे ही पैसे चाहिए तो लाओ, वह पैसे भी मुझे दे दो। मैं अगले हफ्ते तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। और हाँ, फिर यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ठीक है, मैं यह पैसे रख लेता हूँ। आप अगले हफ्ते ही बाकी के पैसे दे दीजिएगा। माधव निराश होकर लौट जाता है। क्या हुआ माधव? जमींदार ने तुम्हें भी पूरे पैसे नहीं दिए ना? ये जमींदार ऐसे ही करता है, उसने हमें भी पूरे पैसे नहीं दिए। एक तो इतने कम पैसों में कम करो और ऊपर से उसके ताने भी सुनो। कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। माधव निराश होकर घर की ओर लौट पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात के समय माधव के घर दो आदमी आते हैं और बोलते हैं, भैया, हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। कृपया हमारी मदद कर दीजिए, आपका बड़ा एहसान रहेगा। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? और आप इतनी रात में यहाँ? जी, हम दोनों शहर में काम के लिए गए थे। सालों बाद अपने गांव लौट रहे हैं। हमारा गांव यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, लेकिन अब रात हो चुकी है। चलते चलते दोनों बहुत थक भी चुके हैं। हमें बस आज रात के लिए आपके घर रुकने की अनुमति दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान रहेगा। सुबह होते ही हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे।
वह क्या है ना, हम दोनों के पास हमारी सालों की मेहनत की कमाई है। अगर इतनी रात गए हम यहाँ से गए तो पता नहीं, शायद रास्ते में कोई चोर और डाकू मिल जाए। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते। यह पैसे हमने बहुत मेहनत करके कमाए हैं। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ रुक सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। माधव उनसे कहता है, आप दोनों को बहुत भूख भी लगी होगी। मैं एक काम करता हूँ, आप दोनों के लिए खाना बनाने के लिए कहता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तकलीफ मत लीजिए, हम ठीक हैं। आपने हमें अपने घर पर रुकने की अनुमति दी, हमारे लिए तो यही बहुत है। आप कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तकलीफ कैसी? आप हमारे आज के दिन मेहमान हो और हम हमारे मेहमान को भूख कैसे रख सकते हैं? आप बस थोड़ी देर रुकिए, मेरी पत्नी जल्दी खाना बना देगी। जी ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो बनवा दीजिए। वैसे सच कहूँ तो हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। भाई साहब, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता दोनों के लिए खाना बना देती है। दोनों खाना खा लेते हैं और फिर माधव से कहते हैं, भैया सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, खाकर मज़ा आ गया। बहुत देर से बहुत तेज भूख लगी थी, खाकर मन शांत हो गया और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? जी, ये हमारी अमानत आज की रात अपने पास संभाल कर रख लीजिए। इसमें हम दोनों की इतने सालों की मेहनत की कमाई है। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है जो आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता, इसलिए हम आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इसे आज रात के लिए अपने पास रख ले तो हम दोनों निश्चिंत होकर रात को सो सकते हैं। यह धन आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कल सुबह होते ही आप हमें यह धन दे दीजिएगा। जी अच्छा, कोई बात नहीं, मैं संभाल कर रख लेता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आपका धन सुरक्षित रहेगा। और एक बात, अगर हम दोनों में से कोई एक आपके पास आकर धन मांगता है तो आप उसे यह धन की पोटली नहीं देंगे। हम दोनों जब साथ में आएंगे तभी आप हमें यह पोटली दीजिएगा, क्योंकि यह धन हम दोनों का है, किसी एक का नहीं। हमसे वादा कीजिए कि हम दोनों में से अगर कोई भी आपके पास यह पोटली मांगने आएगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप यह पोटली नहीं देंगे। हम दोनों को साथ में ही देंगे। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो, मैं वादा करता हूँ मैं यह पोटली तुम दोनों जब साथ में रहोगे तभी दूंगा, किसी एक को नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, अब हम निश्चिंत होकर सोने जा सकते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुनिए जी, अजीब लोग हैं। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों साथ में रहेंगे तो पोटली देना? सरिता, मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, शायद इसीलिए कहा होगा। वैसे देखा जाए तो सही है, क्योंकि दोनों की मेहनत की कमाई है। किसी एक को नहीं मिलनी चाहिए, दोनों को मिलनी चाहिए। आजकल का क्या भरोसा, कब किसकी नियत बदल जाए। आजकल तो करीबी लोग और करीबी रिश्तेदार भी धोखा दे देते हैं। फिर यह तो दोनों दोस्त हैं, जाने दो, छोड़ो, हमें क्या करना है। एक रात की ही तो बात है। कल सुबह होते ही दोनों में यह पोटली उन्हें दे दूंगा। चलो, अब बहुत रात हो चुकी है, हम भी सो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता हमें सोना चाहिए। उन दोनों ने इतना भरोसा कर आपके पास यह पोटली दी है कि यह हमारे पास सुरक्षित रहेगी। कहीं रात के समय कुछ हो गया तो, किसी ने यह पोटली चुरा ली तो उन दोनों की सारी मेहनत की कमाई चली जाएगी। बेचारों ने बहुत मेहनत करके ये पैसे जुटाए होंगे। हाँ सरिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं इस पोटली का ध्यान रखता हूँ। आप सारी रात जागेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है।
एक तो आपको सुबह काम पर भी तो जाना है, जमींदार तो आपको पता है, थोड़ी भी देर हुई तो गाली गलौज करके बात करता है। हाँ सरिता, यह भी है, लेकिन क्या करूं? दोनों ने बहुत भरोसे से पोटली हमें थमाई है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तब तक आप इस धन का ध्यान रखिए, फिर थोड़ी देर में रखूंगी तब आप सो जाना। हाँ सरिता, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। कभी सरिता तो कभी माधव रात भर जाग कर उस पोटली लिखा ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों कुएं के पास जाते हैं और हाथ मुंह धो लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी माधव के पास आकर बोलता है, भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए किया। अब वह धन की पोटली मुझे दे दीजिए, हमें देरी हो रही है, हमें चलना है। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि जब तक आप दोनों साथ नहीं होंगे मैं यह पोटली किसी को ना दूं। तो माफ करना, मैं यह पोटली तुम्हें नहीं दे सकता। जब तुम्हारा दूसरा साथी तुम्हारे साथ रहेगा तभी मैं यह पोटली तुम्हें दूंगा। अरे मेरे दोस्त ने ही मुझे कहा है कि मैं आकर तुमसे पोटली ले लूं। तुम मुझे वह पोटली दे दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ आकर मुझे ये पोटली मांगेगा तो मैं तुम दोनों को ये पोटली दे दूंगा, तब तक मैं नहीं दे सकता। अरे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे दोस्त ने ही मुझे यहां भेजा है। वह देखो, वह सामने ही कुएं के पास खड़ा है। मैं अभी तुम्हारे सामने उसे पूछता हूं, तब तो तुम मुझे ये पोटली दे दोगे ना? माधव के पास खड़ा आदमी अपने दोस्त को दूर से ही इशारा करता है और वह दोस्त हाँ में सर हिला देता है। माधव को यकीन हो जाता है और फिर माधव कहता है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त भी हाँ कह रहा है, मैं अभी ला देता हूं। फिर वह आदमी वहां से वह पोटली लेकर चला जाता है और माधव भी अपने घर में चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सरिता, जल्दी से मेरा खाना बांध दो, मुझे देर हो रही है, जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी बाहर से आवाज आती है, सुनिए भाई साहब, मेरे दोस्त को अंदर से बुला दीजिए और हाँ, हमारे धन की पोटली भी दे दीजिए। हम निकलते हैं, अब हमें देरी हो रही है। यह सुन माधव को धक्का लगता है। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दोस्त धन की पोटली लेकर चला भी गया। क्या? यह क्या बकवास है? मेरा दोस्त तो यही था, उसने मुझसे कहा था कि मैं चाय पीकर आता हूँ और वह तुम्हारे पास मेरे लिए भी चाय लेने के लिए आया था। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मुझे कहा था कि जाने के लिए देरी हो रही है और तुमने ही उसे कहा था धन लाने के लिए। और तो और, उसने मेरे ही सामने तुमसे पूछा भी था और तुमने हाँ में सर हिलाया था, इसलिए मैंने उसे धन दे दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह सरासर गलत है और धोखा है। मैंने उसे धन के लिए हाँ नहीं कहा था, मैंने उसे चाय के लिए हाँ कहा था। मुझे लगा वह मुझे चाय के बारे में पूछ रहा है, इसलिए मैंने हाँ कहा था। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे धन देने की, जबकि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम किसी भी हालत में किसी एक को धन नहीं दोगे। फिर तुमने वह धन उसे क्यों दिया? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे दोस्त ने ही तुमसे पूछकर मुझसे कहा था। मुझे लगा तुम धन के बारे में ही हाँ कह रहे हो, इसलिए मैंने उसे दिया। नहीं तो मैं तुम्हारे उस दोस्त का पहचान वाला थोड़ी हूं कि जानबूझकर उसको धन दे दूंगा। वह मैं कुछ नहीं जानता। उसमें मेरी सालों की मेहनत की कमाई थी और तुम्हारी वजह से वह धन मेरे हाथ से चला गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुमसे कहा था तुम किसी एक को धन नहीं दोगे,
तो तुम्हें धन नहीं देना चाहिए था। यह तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें मेरा धन वापस करना होगा। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा धन कहां से लौट आऊंगा? मैं तो खुद बहुत गरीब हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। 2 वक्त की रोटी मिलती है, वही मेरे लिए बहुत है। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कहां से तुम्हें धन दूंगा? और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। वह मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि गलती तुम्हारी है और तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी ही होगी। अब तुम्हें ही मेरा धन लौटना होगा। अगर तुम मेरा धन नहीं लौटाओगे तो मैं मुखिया के पास जाऊंगा और इस बात पर पंचायत बैठाऊंगा। मैं भी देखता हूँ मुझे न्याय कैसे नहीं मिलता। मुझे मेरा धन किसी भी हालत में वापस चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी वजह से गया है। अगर तुम उसे वह पोटली ना देते तो यह सब कुछ नहीं होता। मेरे घर में मेरी माँ बीमार पड़ी है। उनके इलाज के लिए मैं वह पैसे लेकर जा रहा था और तुमने क्या किया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने धोखा दिया है। मैंने कितने भरोसे के साथ तुम्हारे पास वह पोटली सुरक्षित रखी थी और तुमने वादा भी किया था। तुमने वह वादा भी तोड़ा है। अरे भाई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं जानता। तुम मुझे अभी की अभी बताओ, तुम मुझे लौट रहे हो या नहीं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। फूटी कौड़ी तक नहीं है। हम अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं वह हमें ही पता है। मैं तुम्हें कहां से धन दूंगा? ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है। तुम्हारा फैसला अब पंचायत में ही होगा। मैं अभी मुखिया के पास जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह आदमी गुस्से से वहां से चला जाता है। सरिता माधव से कहती है, ये क्या हो गया जी? अब यह कैसी मुसीबत गले में आन पड़ी है? पता नहीं सरिता, लेकिन इसमें भला हमारी क्या गलती है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो हमने इन दोनों की इतनी मदद की और ऊपर से यह मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो सरिता, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो उसका हर्जाना मैं क्यों भुगतूंगा? वह आदमी मुखिया के पास जाकर सारी बातें बताता है। इस बात पर पंचायत बैठाई जाती है और एक आदमी माधव के घर जाकर बोलता है, अरे ओ माधव भैया, जल्दी से चलो, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है। माधव और सरिता दोनों चिंतित हो जाते हैं। फिर माधव सरपंच के यहाँ जाता है। अरे माधव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आदमी जो कह रहा है वह सच है क्या? क्या सच में तुमने इसके पैसे उसके दोस्त को दे दिए? जबकि उसने तुम्हें कहा था कि जब तक वह दोनों साथ में नहीं आएंगे तब तक तुम पैसे नहीं दोगे। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? इस हिसाब से देखा जाए तो सारी गलती तुम्हारी ही नजर आ रही है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल इस आदमी के दोस्त ने ही मुझसे कहा था कि इसी ने ही धन की पोटली मंगवाई है और उसने दूर से मुझे हाँ भी कहा था, इसलिए मैंने उसे दे दिया। भला इसमें मेरी क्या गलती? देखो माधव, इसमें सारी गलती तो तुम्हारी ही है। जब तुम्हें बोला गया था कि दोनों साथ में आएंगे तभी पैसे देना, तो तुमने पैसे क्यों दिए? और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे गांव का हूं और मैं तुम्हारी तरफदारी करूंगा, तो तुम ये गलत सोच रहे हो। मैंने आज तक इंसाफ सुनाने में कोई गलती नहीं की, ना ही किसी के साथ नाइंसाफी की, चाहे वह मेरे गांव का हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो। मैं सबके साथ न्याय करता हूं। मैंने आज तक न जाने कितने फैसले लिए,
लेकिन मजाल है कोई मेरे एक फैसले पर उंगली उठा दे। सारा गांव मुझे अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अब मैं जो फैसला लेने जा रहा हूं वह तुम्हें मंजूर होना चाहिए और वही सही है। और मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, इस आदमी के सारे पैसे कुछ भी करके लौटा दो। पर सरपंच जी, मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? माधव, ये मुझे कुछ नहीं पता कि तुम वह पैसे कहां से लाओगे, पर तुमने गलती की है तो तुम्हें उसके पैसे लौटाने ही होंगे। अगर तुमने 1 सप्ताह के अंदर उसके पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें बहुत कठोर शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए तुम तैयार रहना। माधव निराश होकर वहां से चला जाता है। घर ना जाकर मंदिर जाता है और भगवान के सामने बोलता है, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? आपके रहते हुए किसी निर्दोष को सजा कैसे हो सकती है? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। प्रभु, कोई चमत्कार दिखाइए और मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। सालों से गरीबी का जीवन जी रहा हूं। मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की। आज तक आपके सामने किसी बात के लिए हाथ फैलाएं। जो भी मेरी चौखट पर आया, मैंने उसे आपका रूप समझकर उसकी सेवा की और मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उसकी सेवा की। वो लोग उस दिन मेरे घर आए, मैंने उनकी मदद की। मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी, उसका मुझे ये सिला मिल रहा है। ये गलत है प्रभु। आपके होते हुए आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? मेरी मदद कीजिए प्रभु। इतना कहकर माधव मंदिर से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी उसे मंदिर के सामने से वही साधु बाबा दिखाई देते हैं जो एक दिन माधव के घर आए थे और माधव ने उन्हें खुद के हिस्से का खाना दिया था। वह साधु बाबा माधव को परेशान देख पूछते हैं, अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे बेटा, ऐसी हिम्मत हार के काम कैसे चलेगा? मुझे बताओ, क्या समस्या है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर माधव बाबा को सारी बात बताता है। बाबा बोलते हैं, अरे बेटा, यह तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। सरपंच को दोनों पहलू की जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद ही फैसला सुनाना चाहिए था। सरपंच जी ने जो फैसला सुनाया है वह बिल्कुल गलत है। यह एक तरफा फैसला हुआ है। मुझे लगता है सरपंच जी ने जल्दबाजी में यह फैसला सुना दिया है और यह गलत है, और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला किसी की जिंदगी उजाड़ सकता है। यह बात सरपंच जी को समझनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और यह बात मैं साबित करके रहूंगा। तो सरपंच जी के पास अभी जो और उनसे जाकर कहो कि उनका फैसला सरासर गलत है। अगर उन्हें फैसला नहीं लेना आता तो अपनी जगह छोड़ दे और उनकी जगह मुझे बैठा दे। मैं इस बात का फैसला करता हूँ। माधव सरपंच के पास जाता है और सारी बात बताता है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे फैसले को चुनौती दे रहा है? मैं आज तक इतने फैसले किए हैं, आज तक किसी ने मेरे किसी फैसले पर उंगली नहीं उठाई और मेरे सारे फैसले से ही सही साबित हुए हैं। कौन है वह जो मुझे सिखा रहा है कि फैसला कैसे लेना है? मैं भी देखता हूं वह कौन है। बुलाओ उन्हें जो तुम्हें ऐसी बात बोल रहे हैं। माधव थोड़ी देर बाद साधु बाबा को सरपंच के यहाँ लेकर आता है। जैसे ही सरपंच जी बाबा को देखते हैं, नम्रता से बोलते हैं, अरे बाबा, आप इस माधव के साथ क्या कर रहे हैं? क्षमा करना बाबा, मुझे नहीं पता था कि माधव आपके बारे में बात कर रहा है। लेकिन बाबा, मुझे एक बात बताइए,
मेरा फैसला गलत कैसे हो सकता है? जिस तरह का वादा माधव ने उन दोनों से किया था, उसे वादे के मुताबिक जब तक वह दोनों जाकर एक साथ पैसे मांगे, तब तक माधव को पैसे नहीं देने चाहिए थे। पर माधव ने एक आदमी पर भरोसा करके पैसे दे दिए, जबकि यह तो गलत है। गलती तो माधव की है और इसी वजह से मैंने यह फैसला लिया। आप बताइए, मेरे फैसले में क्या गलती हो गई? नहीं सरपंच जी, आपने यह फैसला जल्दबाजी में आकर लिया है। अगर आप थोड़ा सोच विचार करके यह फैसला लेते तो आप इतनी जल्दबाजी में फैसला न सुनाते। आपने कोई सोच विचार किए बिना ही यह फैसला सुना दिया है। बाबा, आप ही बताइए, इस मामले में सही फैसला क्या होना चाहिए था? ठीक है, मैं समझता हूँ। बाबा जी, मेरा नाम किशोर है। मेरे साथ माधव ने धोखा किया है। अच्छा किशोर बेटे, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा दोस्त माधव के पास वह धन की पोटली मांगने आया था, तब उसने तुमसे दूर से इशारे में पूछा था कि वह यह पोटली लेना है। क्या तब तुमने हाँ में जवाब दिया? ऐसा क्यों? बाबा जी, मुझे नहीं पता था कि वह पोटली लेने जा रहा है। उसने मुझसे कहा था कि वह चाय पीने जा रहा है और मुझे लगा कि वह चाय के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए मैंने उसे हाँ में सर हिला दिया। मुझे गलत फहमी हो गई थी। इसमें तो सरासर गलती तुम्हारी है, क्योंकि जब तुमने हाँ भारी तभी माधव ने उसे धन की पोटली दी। अगर देखा जाए तो माधव को भी गलत फहमी हो गई थी कि तुमने उसे पोटली के लिए कहा है। फिर इसमें माधव की गलती कैसी हुई? अगर इसमें माधव की गलती है तो इसमें तुम्हारी भी उतनी ही गलती है। किशोर ये सब सुनकर दंग रह जाता है और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। सरपंच जी भी हक्के बक्के रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। और जैसा कि तुम दोनों ने मिलकर माधव से जो हो वादा लिया था, उसके मुताबिक माधव तुम्हें धन की पोटली तभी देगा जब तुम दोनों साथ में रहोगे। फिर माधव तुम्हें अकेले को धन कैसे दे? यह फैसला गलत है। माधव तुम्हें धन जरूर देगा, लेकिन पर पहले अपने मित्र को लेकर आओ, फिर माधव अपना वादा पूरा करेगा। ये सारी बातें सुनकर सरपंच भी हैरान हो जाते हैं और बाबा से बोलते हैं, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, जिस नजरिए से आप इस मामले को देखा समझा। मेरी तो इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं इस मामले को इस तरीके से भी देख सकूं। सच में बाबा, आज अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं गलत फैसला कर देता और इस बात का पछतावा मुझे पूरी जिंदगी रहता। किशोर बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। माधव तुम्हें वह धन तभी देगा जब तुम अपने दोस्त को साथ लेकर आओगे। सरपंच की यह बात सुनकर किशोर गुस्से में पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है और कुछ ही देर चलने के बाद उसे रास्ते में अपना वही दोस्त मिलता है। इस कर उसे कहता है, अरे बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वापस मत आना। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें कहा था ना, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। तुम्हें इस गांव में फिर आने की क्या जरूरत थी? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? किशोर, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और तुम नहीं आए। इसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मुझे लगा तुमने पैसे निकाल लिए और तुम खुद ही पैसे लेकर भाग गए और तुमने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। वह सब छोड़ो, पैसे तो मिल गए ना? तुमने उस माधव से पैसे तो निकलवा लिया ना? अरे काहे के पैसे? कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहां से एक बाबा आ गया और उसने सारी चाल ही बदल दी। हमारी सारी चाल ही चौपट कर दी। अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई मेरे साथ देख लेगा तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। तो सारे पैसे तुम खुद लेकर भागना चाहते हो, इसीलिए मुझे जाने के लिए कह रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें पैसे मिल चुके हैं
और अब तुम्हारी नीयत बदल चुकी है और वह सारे पैसे अब तुम खुद रखना चाहते हो, इसलिए मुझसे झूठ कह रहे हो कि कोई पैसा नहीं मिला। मैं कुछ नहीं जानता। यह योजना हम दोनों ने मिलकर साथ में बनाई थी। उस हिसाब से मुझे आधे पैसे मिलने चाहिए। मेरा हिस्सा मुझे वापस करो। मैं कुछ नहीं जानता। बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई पैसा नहीं मिलेगा। सारा मामला ही उल्टा पड़ चुका है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना हमें ही कोई सज़ा ना सुना दे। ऐसे कैसे? ना मैं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं माधव और सरपंच दोनों को जाकर यह बता दूंगा कि ये सब तुमने किया है, और अगर पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें भी पैसे नहीं मिलने दूंगा। इतना कहकर दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और उनकी बातें गांव के कुछ लोग सुन लेते हैं और उन्हें सरपंच के पास ले जाते हैं। ये सब क्या है? सच सच बताओ, तुम दोनों ने ये सब क्यों किया? दरअसल हम दोनों का यही काम है। हम गांव-गांव जाकर लोगों को ऐसे ही लूटते हैं। जो पोटली हमें माधव को थमाई थी उसमें कोई धन नहीं था। यह सब हमने जानबूझकर किया था ताकि हम माधव को फंसाकर उसके पास से धन निकाल सके। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। सरपंच को यह सब सुन बहुत गुस्सा आता है। ले जाओ इन दोनों को और दरोगा के हवाले कर दो। माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जिंदगी में बहुत फैसले लिए, लेकिन इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज अगर बाबा सही समय पर ना आते तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। माधव, ईश्वर कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते। वह हर समय हर घड़ी उसके साथ ही होते हैं। उनके होते हुए तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता था? माधव, तुमने एक वक्त पर मुझे अपने हिस्से का खाना दिया था और मेरी भूख को शांत किया था। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। यह लो, इस पोटली को रख लो। इसे मेरा आशीर्वाद ही समझ लो। मैं चलता हूं माधव, तुम्हारा कल्याण हो। माधव खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाकर जब माधव और सरिता उसे पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसे पोटली में ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। माधव और सरिता ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सरिता, मुझे लगता है वह कोई साधारण बाबा नहीं, साक्षात ईश्वर थे जिन्होंने हमारी मदद की और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने हमें इतना सारा धन दे दिया कि हमारी सारी गरीबी ही मिटा दी। सच में सरिता, ईश्वर किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। उस दिन से माधव की सारी गरीबी ही मिट जाती है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।